हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हम चैप्टर आवर एनवायरनमेंट के इंटैक्स और उसके साथ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर इंटैक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर सम सब्सटेंसेस डिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। कि कुछ सब्सटेंस, इनकी कुछ पदार्थ हैं वो जैव अपघटनीय होते हैं और कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते? ठीक है, तो हमें आंसर इसका बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे सम सब्सटेंसेस कैन बी एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, यानी कि कुछ जो सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पदार्थ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और वही पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव अपघटनीय कहलाते हैं। सम सब्सटेंसेज आर इनर्ट एंड कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेज, सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जबकि कुछ सब्सटेंस है वो सूक्ष्म जीवों के साथ क्रिया नहीं करते और जिसके कारण वो सरल पदार्थों में नहीं टूट पाते, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। कि दो तथ्य बताओ जिसमें जो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज होते हैं, इनके पदार्थ होते हैं, वो वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट है, दीज सब्सटेंसेज आर decomposed by the action of microorganisms. This causes foul smell. Second point, during the process of decaying of biodegradable substances, various type of gases are released which cause air pollution. कि जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज होते हैं माइक्रो सूक्ष्म जीवों द्वारा, तो उसमें दुर्गंध आती है, यानी कि वो दुर्गंध फैलाते हैं जिसके कारण जो गंदी स्मेल आती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रक्रिया के दौरान जब वो डीके होते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, तो उसमें कई प्रकार की गैसेज निकलती है और वो गैसेज क्या करती है, एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। कि आपको दो वेज बताने हैं जिसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं जिसके कारण जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अफेक्ट होता है। आंसर में लिखेंगे द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट, दे persist in the environment for a long time and thus damage the environment. Second point, such substances cause land pollution and water pollution. कि ये सब्सटेंसेस है, जो ये पदार्थ हैं, ये वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं जिसके कारण ये वातावरण को डैमेज करते हैं। ठीक है, यानी कि बिगाड़ देते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये इसके कारण जो वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, कि व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट्स। कि ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं और इसका एक एग्जाम्पल देना जिसमें जो फूड चेन बनती है और उसके साथ ही स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इट्स। इसके साथ ही इसमें जो ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो डिफरेंट जो स्टेज बनती है वो भी आपको बतानी है। आंसर में लिखेंगे देयर आर वेरियस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर. These series of organisms taking part in various biotic level form food chain. The steps or levels of the food chain are called trophic level. कि यहाँ पर जो बहुत सारी जो ऑर्गेनिजम्स की खाने की जो खाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म फीडिंग करते हैं ऑन अनदर, यानी कि जो एक जीव है वो दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म की जो सीरीज चलती है तो इसके अंदर एक जो पार्ट बनता है जो बायोटिक लेवल के अंदर, यानी कि एक फूड चेन बन जाती है। जैसे हम घास जो प्लांट होते हुए अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर प्लांट को कि जैसे ग्रास वगैरह को डियर खा जाता है, ठीक है, इस तरह से, या बकरी खा जाती है, फिर बकरी को शेर खा जाता है, तो इस तरह से एक फूड चेन बन जाती है। और यही जो लेवल बनता है ये फूड चेन वाला, ये ट्रॉफिक लेवल कहलाता है।
अब इसमें एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल के लिए आप अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रास, ठीक है, घास को डियर ने खाया, यानी ग्रास के बाद डियर और डियर के बाद क्या आ गया, लॉइन आ गया, ठीक है, फिर डियर को लॉइन ने खा लिया। इसी तरह आप लिख सकते हो ग्रास के बाद यहाँ पे जो इन ग्रास ओपर और फिर ग्रास ओपर को जो स्नैक या फ्रॉग, इस तरह से आप गोट, काव, जो भी है आपको, जो भी आपने फूड चेन जो देखी है या आपको पता है, आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप यही कॉपी करो। वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर, और इसके बाद वेरियस ट्रॉफिक लेवल क्या है कि फर्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ग्रास, कि सबसे पहले जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो क्या होगा, ग्रास होगा। इट इज प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो आप लेवल बनाओगे तो उसके अंदर सबसे पहले आपको जो ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर ही बनाना है, ठीक है। प्रोड्यूसर मीन्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट हो गए, जो ग्रास हो गए, या फिर आप यहाँ पे प्लांट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट इस तरह से उसके, क्योंकि वहीं से जो चेन है वो स्टार्ट होगी। ये नहीं कि आपने सीधा डायरेक्ट डियर लिख दिया और डियर के बाद फिर आपने लॉइन लिख दिया, तो डियर ने भी अपनी जो खाना वगैरह कहाँ से जो बनाया, इस तरह से बताना है आपको। सेकंड ट्रॉफिक लेवल इज डियर, तो यहाँ पर इसमें जो चेन बना रखी है इसके बारे में बता रखा है कि जो सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, डियर है। अब डियर क्या है, इट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बिवर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज लॉइन, इट इज लार्जर कार्निवर्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर जो डिकम्पोजर्स है उसका क्या जो कार्य है, क्या महत्व है। आंसर में लिखेंगे डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड नेचुरल क्लीनिंग एजेंट, दे एक्ट ऑन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड break them into simple substances. In this way, decomposers create a balance in the environment and play an important role in the environment. कि डिकम्पोजर्स क्या है, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है, जो वातावरण को साफ सुथरा रखते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो जो पदार्थ हैं जैसे गलने सड़ने के बाद जैसे खाद वगैरह बन जाती है तो एनवायरनमेंट के अंदर जैसे क्लीन वगैरह हो जाता है, तो ये नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको जो नेचुरल क्लीनिंग एजेंट भी कहा जाता है और ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पर कार्य करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसको जो सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ देते हैं। इसके कारण जो डिकम्पोजिशन क्रिएट करते हैं एक एनवायरनमेंट को बैलेंस, यानी कि एनवायरनमेंट का जो बैलेंस बनाए रखते हैं, इसलिए इसका जो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जोन, ओजोन, एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, कि ओजोन क्या है, यानी कि ओजोन जो लेयर होती है उसके अंदर भी पूछ रहा है कि ओजोन क्या है और ये किस तरह से किसी भी जो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं। आंसर में लिखेंगे ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, कि जो ओजोन है उसके अंदर क्या है, 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि जो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, ठीक है, हम O3 से लिखते हैं, तो O क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और 3 क्या हो गया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ओजोन क्या करता है, इन 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके जो 3 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बनते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कहाँ पे, अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसमें। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिखा रखे हैं कि 3O2 अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, तो 2O3 और फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लस में O2 अल्ट्रावायलेट रेज और 2O3। Ozone perform an essential function. It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation of the sun. If this radiation enter in the atmosphere, it could cause various disorders. So ozone protect the ecosystem from damaging. कि ओजोन है एक, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो फंक्शन है, ये क्या करता है, जो अर्थ के ऊपर इसकी एक लेयर बनी होती है, ठीक है, जो अर्थ के पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको आने से रोकती है। क्योंकि अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से निकल के अगर ये एंटर कर जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये बहुत सारे जो डिसऑर्डर का कारण बनती है, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां वगैरह हो सकती है। इसलिए ये ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, इकोसिस्टम को बचाती है, ठीक है, खराब होने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, कि हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स, कि आप किस तरह से जो हेल्प करोगे, कि मदद करोगे कि जो वेस्ट डिस्पोजल है उसकी समस्या को सुधारने में, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल को किस तरह से आप रिड्यूस करोगे, कम करोगे। गिव एनी 2 मेथड, इसके 2 मेथड बताने हैं आपको। आंसर में लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेज, यानी कि 2 टाइप के वेस्ट होते हैं।
biodegradable and non-biodegradable. We should use more and more substances that level biodegradable wastage. Second point, biodegradable wastage are converted into manure. Non-biodegradable wastage should be sent to the factories for recycle. कि यहाँ पे दो टाइप के जो वेस्टेज है, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो यहाँ पर जो हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वी शुड यूज मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर यूज करते हैं वो इसके अंदर, और इसके साथ ही जो भी ज़्यादा सब्सटेंसेस यूज करते हैं तो उसके अंदर जो लीव्स होती है, जैसे लीव्स है, मोर सब्सटेंसेस द लीव्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो भी बचता है, यानी कि वेस्टेज जो बचता है इसके अंदर, यहाँ पर जो लीव्स की जो स्पेलिंग है वो इसमें आप लीफ वाली समझ रहे हैं कि यहाँ पर लीव्स मतलब कि जो बचते हैं, ठीक है, यानी कि बचता है. तो इसके अंदर कह रहा है कि फर्स्ट एक पॉइंट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सटेंस यूज करने चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसमें बचता हो, ठीक है, क्योंकि ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्शन करके ये एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि सब्सटेंस के अंदर टूट जाते हैं. सेकंड पॉइंट कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैन्योर में, खाद में बदल जाते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो फैक्ट्रीज के अंदर पहुंच जाते हैं रिसाइकलिंग के लिए. तो ये हमारे इंटेक्स के क्वेश्चन थे. अब नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स. कि इसके अंदर कौन सा जो दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें कौन सा केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है. तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के अंदर कि फर्स्ट हमारा दे रखा है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर, लेकिन लेदर क्या है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता. ऑप्शन बी के अंदर ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है वो भी नॉन आ गया. और सी फ्रूट, पील्स, केक एंड लाइम जूस, सी वाला. तो सी वाले के अंदर देखो यहाँ पर कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सारे क्या है बायोडिग्रेडेबल है. और डी के अंदर केक, वुड, लेकिन यहाँ पर जो वुड है और जो ग्रास है यहाँ पर इसके अंदर वुड क्या है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल इसके अंदर. तो यहाँ पर जो केवल है यानी कि ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है जो फ्रूट, पी, के एंड लाइम जूस, ये क्या है ओनली बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है. इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख लें जो सी ऑप्शन के अंदर जो फ्रूट, पील्स, केक एंड लाइम जो जूस है ये केवल क्या है बायोडिग्रेडेबल, लेकिन यहाँ पर जो वुड है ये केक, वुड और ग्रास, लेकिन जो वुड आ गई यहाँ पर आप जैसे सोचोगे कि वुड भी जो प्लांट के अंदर आती है, लेकिन ये क्या है एक जो हार्ड ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर. लेकिन इससे जो प्योर है ये ज़्यादा जो फ्रूट, पील्स और केक और लाइम जूस ये इसके कंपैरिजन में केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम है, ठीक है. अगर ये वाला सी ऑप्शन नहीं होता और उसके बाद अगर केवल डी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन होता है उसके अंदर, तो आप इसमें डी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर कि जो वुड भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब आप सी ऑप्शन करोगे. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, कि इसमें से कौन सा एक जो फूड चेन है. तो यहाँ पर देखो ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, तो यहाँ पर जो ग्रास, व्हीट एंड मैंगो ये भी जो कोई फूड चेन नहीं बनी कि घास है, घास को फिर जो व्हीट खाता है, फिर जो मैंगो वगैरह है. नेक्स्ट है बी ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, सी गोट, काव एंड एलिफेंट. तो यहाँ पर देखो एलिफेंट भी क्या है हर्बीवर्स है, काव भी और गोट भी, तो इसके अंदर भी कोई फूड चेन नहीं बन रही. डी ग्रास, फिश और गोट, तो यहाँ पे जो फिश है वो क्या यानी कि गोट फिश को नहीं खा सकती, या फिश है वो गोट को नहीं खा सकती, लेकिन जब ग्रास से जो कुछ इंसेक्ट वगैरह कुछ ले सकती वैसे, तो इसके अंदर भी नहीं बन रहा. लेकिन जो बी ऑप्शन है उसके अंदर ग्रास यानी कि ग्रास को गोट खाएगी और गोट को ह्यूमन जो खाते हैं, ठीक है, जैसे मटन वगैरह जो बनाते हैं इसके अंदर. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, कि इनमें से कौन सा जो एनवायरमेंट में जो फ्रेंडली है. ए कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट पर्सेज इन वाइल शॉपिंग, बी स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, सी वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू वन हर स्कूटर, और डी ऑल ऑफ अबव. तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो एनवायरनमेंट में जो फ्रेंडली, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट को जो बैलेंस बना के रखते हैं, इनकी सपोर्ट करते हैं, तो उसमें अंदर प्रैक्टिस क्या है. तो यहाँ पे देखो क्लॉथ बैग यानी कि हमें कपड़े के बैग का यूज करना चाहिए जब भी हम शॉपिंग वगैरह के अंदर जाते हैं, तो ये बात भी सही है. इसके अंदर भी कुछ जो एनवायरनमेंट को यानी कि
ज़्यादा प्रभाव नहीं करता, ठीक है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचता। बी, इनकी स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट एंड फैंस, यानी कि जो लाइट और फैन है अगर उसके स्विच हम ऑफ कर दें, ठीक है, यानी कि जब उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सही है। सी, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर, यानी कि हमें अपनी मम्मी के साथ, यानी कि जो अगर स्कूटर पे जा रहे हैं तो उसके साथ अगर हम स्कूल में चले जाए, स्कूल पर जाते हैं तो हमारे साथ वो भी क्या है, उसके जो ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे एक अलग से जाएंगे, आप अपने स्कूटर से अलग जाएंगे, मम्मा अलग जा रही है, तो उसके अंदर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। अगर आप एक शेयरिंग करके वहाँ पे जाएंगे तो उसके अंदर ये फ़ायदा होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबाउ, तो इसके अंदर ये सारे पॉइंट क्या है, सही है, ठीक है। तो और हम ऑप्शन यहाँ पर डी इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, क्या होगा अगर हम ट्रॉफिक लेवल के अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स को मार दें। आंसर में लिखेंगे ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल डिपेंड फॉर इट्स एनर्जी नीड ऑन इट्स प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन a food chain are damaged, the organisms of other trophic levels will also be destroyed because energy flow is stopped from one trophic level to other trophic level। कि जो प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल है जितना भी, तो वो सभी क्या है, डिपेंड करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने जो प्रीवियस पहले ट्रॉफिक लेवल पर, जैसे यहाँ पर हमने इन टेक्स्ट में क्वेश्चन किया था कि जो ग्रास से फिर डियर खाना लेता है, डियर से फिर जो लॉयन अपना खाना बनाता है, ठीक है, यानी कि खाना इसको खा के अपना पेट भरता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फूड चेन बनती है, तो इसके अंदर ये क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल थी, कह रहे हैं अगर एक ट्रॉफिक लेवल को हम खत्म कर दे तो क्या होगा। अगर आप यहाँ से डियर को वाले यानी कि सेकंड के जो भी सबको खत्म कर दोगे तो फिर लॉयन कहाँ से खाना खाएगा। अगर ग्रास वाले जो प्लांट्स को सबको खत्म कर देंगे तो फिर ये डियर, काव, ये गोट वगैरह ये कहाँ से खाना लेंगे। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी ट्रॉफिक लेवल है सभी क्या है, एनर्जी के लिए डिपेंड है अपने प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है। जो पहले वाले जो ट्रॉफिक लेवल है, चाहे सेकंड लगा लो, चाहे इसका फर्स्ट लगा लो, चाहे थर्ड के बाद इसका ये लगा लो, इस तरह से। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबके ट्रॉफिक लेवल से क्या बना है, एक फूड चेन बनती है, तो वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, फिर फूड चेन नहीं बनेगी, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ये चीज़ को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इससे जो एनर्जी फ्लो है वो भी क्या होगी, रुक जाएगी, उसका लेवल भी जो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, विल द impact of removing all the organisms in a trophic level be different for different trophic levels? Can the organisms of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इम्पैक्ट होंगे अगर जो ऑर्गेनिजम्स है जो ट्रॉफिक लेवल्स के जो भी डिफरेंट है या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है जो भी, ठीक है, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इस तरह से, तो ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हटा दिया जाए तो क्या ऑर्गेनिजम्स है किसी भी ट्रॉफिक लेवल के वो बगैर किसी काजिंग यानी कि किसी कारण से या फिर जो रिमूव हो सकते हैं, इससे जो इकोसिस्टम है यानी कि इकोसिस्टम के अंदर भी कोई डैमेज हो सकता है क्या इससे। आंसर में लिखेंगे नो, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ए ट्रॉफिक लेवल इज सेम for different trophic level. The removal of organisms of any trophic level is damaging and it causes various disorder in ecosystem। कि नहीं कि जो भी organisms है ट्रॉफिक लेवल के अंदर यानी कि सेम है जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लेवल के अंदर, यानी कि जैसे 3 जो लेवल बनता है तो इसके अंदर जो 3 लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है तो सभी क्या है, फर्स्ट लेवल के अंदर भी सारे सेम है, सेकंड लेवल के अंदर सेम है, यानी कि वो हर्बीवोरस है तो हर्बीवोरियस ही है सारे सेकंड लेवल के अंदर यानी फर्स्ट लेवल के अंदर, या फिर जो कार्निवर्स है लास्ट स्टेज के अंदर तो सारे कार्निवर्स ही है। तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल के अंदर वो सारे सेम है जो भी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। फिर डिफरेंट है तो डिफरेंट में सब में वो सेम ही ऑर्गेनिजम्स है। अगर उन ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर दिया जाता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल से तो उसके अंदर क्या होगी, डैमेजिंग होगी और इसके कारण जो इकोसिस्टम का ये क्या बनेगा, डिसऑर्डर का कारण बनता है, ठीक है। इनकी बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसके कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? Will the levels of the magnification be different at different level of the ecosystem? कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है और जो मैग्निफिकेशन के अंदर जो अलग अलग जो इकोसिस्टम का जो लेवल है उसमें अलग अलग जो क्या लेवल बनते हैं। आंसर में लिखेंगे when any harmful chemical like DDT enters in a food chain, it concentration increases gradually at each trophic level
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. The level of this magnification will be different at different level of the ecosystem. कि जब जो हार्मफुल केमिकल है यानी कि जो हानिकारक जो केमिकल है जैसे कि डीडीटी है, ठीक है, अगर डीडीटी हम डालते हैं कि आप देखते हो कि जो क्रॉप्स वगैरह उसमें डीडीटी डाल देते हैं, जैसे चींटी वगैरह होती है तो फिर कहते हैं डीडीटी डाल दो यहाँ पे क्रॉप्स खराब हो जाएगी इस तरह से, तो उसके अंदर क्या होती है वो फूड चेन के अंदर एंटर कर जाती है एक तरह से. तो इसमें जो कंसंट्रेशन है ग्रेजुअली यानी कि ट्रॉपिक लेवल के अंदर जितने भी ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होती है बढ़ जाती है. और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. जो लेवल है इसमें मैग्निफिकेशन का वो भी अलग अलग होगा जो इकोसिस्टम के अंदर जो भी अलग लेवल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. उसमें फूड चेन को ऐसे इफेक्ट करेगी जैसे कि आपने डीडीटी आपने डाल दी, ठीक है, और डीडीटी डालने के बाद आप देखते हो कि जो चींटियां हैं वो मर गई. अब जो चींटियां हैं इनके आंट है या फिर उसके अंदर ग्रास होपर है या रैट वगैरह और भी कुछ आप पेस्टिसाइड्स वगैरह जैसे डालते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है डीडीटी का, तो पेस्टिसाइड्स यानी कि कोई भी इंसेक्टिवेरियस वगैरह, तो इस तरह से आप डालते हो तो उसमें जो इंसेक्ट है जो रैट है ये सब ग्रास होपर ये क्या होते हैं मर जाते हैं. तो ये भी क्या है एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं कि फूड चेन के अंदर आते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो उसको इफेक्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट. कि क्या समस्या हो सकती है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं जिसके कारण जो जनरेट होते हैं उसके कारण क्या क्या समस्या हो सकती है. आंसर में लिखेंगे द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट persist in the environment for a long time and cause various problem. Non-biodegradable waste is caused. First point है water pollution so that water becomes unfit for drinking. Second point they cause land pollution and due to it land lose its beauty. And third they cause stoppage of flow of water in drains. And fourth point they also cause air pollution and make the air poisonous. ठीक है, कि इसके कारण जो क्या क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल के कारण जो वेस्टेज होते हैं उसके कारण एक तो वाटर पोल्यूशन होता है जिसके कारण जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या हो जाता है अनफिट हो जाता है, पानी यानी कि स्वच्छ नहीं रहता जिसके कारण हम पी नहीं सकते, पीने के लिए इनकी पीने के काम का नहीं रहता. उसके साथ ही जो लैंड पोल्यूशन होता है जिससे जो लैंड की ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. ब्यूटी मीन्स यहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ पे जो पोल्यूशन होगा तो जो प्लांट है गार्डन्स वगैरह वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके कारण जो लैंड की ब्यूटी भी ख़राब होती है. साथ में ये क्या कर देते हैं जो वाटर ड्रेन वाटर वगैरह होता है उसके जो स्टॉपेज कर देते हैं. आप देखते हो कि जो पानी वगैरह जाता रहता है कहीं फ्लो रहता है तो वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह आगे जो ड्रेन वगैरह पाइप वगैरह के अंदर फंस जाती है तो वहीं पे जो पानी होता है वो फ्लो होना स्टॉप हो जाता है. इसके साथ ही इसमें एयर पोल्यूशन होता है जिसके कारण एयर पोल्यूशन से जो जहरीली जो गैसेज वगैरह भी बनती है. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. आंसर में लिखेंगे द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट परसिस्ट for a long time in the environment. However, they also cause harmful effect, but these effects are only for some time. These waste can be converted into useful substances and broken into simple substances by the action of microorganisms. So there will be impact of biodegradable waste but for a short time. कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो परसिस्ट नहीं करते, ठीक है, लंबे समय तक एनवायरनमेंट के अंदर वो नहीं रहते क्योंकि जो हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता इसके कारण, लेकिन कुछ ही इफेक्ट होते हैं कुछ समय के लिए. जो वेस्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस के अंदर और उसके साथ ही जो यूजफुल सब्सटेंस भी बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि खाद बन जाती है गले सड़े पेड़ पौधे पत्ते वगैरह से, इनसे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिएक्शन करके इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिया करके वो सब्सटेंसेस जो यूजफुल बना देते हैं के लिए. तो आंसर ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज. कि जो ओजोन लेयर है वो क्या कारण है जिसके कारण वो डैमेज हो रही है यानी कि ख़त्म होती जा रही है, और इसके लिए इस डैमेज होने के लिए हमें क्या जो स्टेप्स वगैरह लेने चाहिए इसकी लिमिट को बनाए रखने के लिए. आंसर में लिखेंगे enlargement of ozone
hole will cause more ultraviolet rays to reach on the earth's surface. This is very harmful for us animals and microorganisms in the following ways. First, ultraviolet radiations may cause skin disease, especially skin cancer. Second point, plant life will be disturbed due to retarded growth and destruction of pigments. Third, ultraviolet rays may kill microorganisms, decomposers and other useful microbes. It may lead to ecological balance. कि जो अनलार्जमेंट ओजोन होल है, यानी कि जो ओजोन होल जो बन रहा है, तो उसमें से क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ के सरफेस पे से यानी कि उस पर पहुंच रही है, तो जिसके कारण एक तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण जो स्किन डिजीज हो रही है, स्पेशल क्या है जो इसके अंदर स्किन कैंसर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो प्लांट की लाइफ पर भी इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी डिस्टर्बेंस करते हैं, जिसके कारण जो उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही, उसका जो पिगमेंट है वो भी खत्म होता है। जैसे ग्रीन प्लांट है जो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण जैसे होते हैं, तो पिगमेंटेशन के अंदर भी वो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रही है, जिसके कारण जो डिकम्पोजर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, वो बायोडिग्रेडेबल के अंदर जो हेल्प करते हैं, उनके साथ जो क्रिया करके डिकम्पोज करते हैं सब्सटेंस को, तो यानी कि इकोलॉजिकल को ये इम्बैलेंस कर रहे हैं। स्टेप्स टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स जो लेने चाहिए। फर्स्ट है कि जस्टिस यूज ऑफ एरोसोल स्प्रे प्रो प्लांट्स सच एज फ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच कॉज डिप्लेशन और होल इन ओजोन लेयर। सेकेंड, लिमिटेड यूज ऑफ सुपरसोनिक प्लांट्स। थर्ड, कंट्रोल ओवर लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। ये यहाँ पर ये जुडिशियस है कि हमें यहाँ पर एरोसिल स्प्रे का यूज करना चाहिए जो भी प्रो प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो फ्लोरोकार्बन्स है वो क्या कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन जो होल बन रहा है इनकी लेयर को ये डिप्लेशन कर रहा है, खत्म हो रही है। उसके साथ ही जो सुपरसोनिक जो प्लांट्स है उसको हमें लिमिट में यूज करना चाहिए, और जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजर होता है लार्ज स्केल के अंदर उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। तो आज हमारे इस चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए। आई होप you like this video. If you like this video, please like and share it. Thanks for watching this video.